हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेमसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। वैसे तो ये कंपनी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ना हो, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी के डिस्कशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो कंपनी है पिछले 2-3 दिनों से लोअर सर्किट दे रही है, लगातार नीचे गिरती जा रही है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी गिरती है कभी ना कभी तो, बट इस कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है हम वो आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले। तो अगर हम इस कंपनी को प्रेजेंट टाइम में देखें तो आप देखो तो आज के दिन इस कंपनी ने 10% का लोअर सर्किट दिया था, और फिर कल भी इसके अंदर लोअर सर्किट लगा था। और एक हफ्ते के अंदर, इधर 5 दिन के अंदर आप देखो 34% ये स्टॉक गिरा है। अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देखो तो इसने यहाँ पे Feb 24 के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से अभी तक ये स्टॉक 70% डाउन है। तो 70% डाउन होना एक स्मॉल कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी गिरती रहती है, बट इस कंपनी के अंदर स्पेशल क्या है। तो देखिए, ये कंपनी आखिर जिसने खरीदी होगी उसने खरीदा क्यों होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे अगर आप इस कंपनी के बारे में देखो, अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में जाएं और यहाँ पब्लिक पे क्लिक करें तो आपको एक नाम दिखेगा, मुकुल अग्रवाल का। तो इनके पास सितंबर 2023 में 1.64 करोड़ परसेंट इन्वेस्टमेंट थी इस कंपनी के अंदर। तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई इस कंपनी के ऊपर कि देखो इसके अंदर मुकुल अग्रवाल ने, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कई लोग प्रभावित हो जाते हैं कि यार देखो इस फला कंपनी के अंदर एक बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, तो हम भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपने क्यों इन्वेस्टमेंट किया। क्या आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट किया कि दूसरे ने क्या, मतलब किस बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, या फिर आपको वो कारण बताते हैं कि बड़े इन्वेस्टर ने क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया। जैसे अगर आपको ये पता हो कि मुकुल जी ने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, आखिर उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी खूबियां देखी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग ये बात नहीं पता करते। आप लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया मतलब कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ठीक है, मतलब, तो ये एक गलत चीज़ होता है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना उनका विजन बहुत ही बड़ा होता है। हो सकता है उन्होंने इस कंपनी के अंदर 10 साल की इन्वेस्टमेंट किया हो। जैसे आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने इनके पास 2 क्वार्टर था, इसके बाद वो लोग बेच के निकल गए। बट हम भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी ने यहाँ पे खरीदा हो सितंबर 2023 के अंदर, इनको देख करके, अब वो पर्सन इस कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहा, उसको नहीं पता कि जो जिसको देख के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो तो एग्जिट कर चुके हैं, और वो इंसान उसके अंदर बना ही रहता है। तो वो लगातार लॉस के अंदर रह जाता है। देखिए मैं बड़े इन्वेस्टर की गलती की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए उनका विजन है अपना अलग, उनके पास रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उनके पास न्यूज़ का एक्सेस होता है, वो लोग मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उनके पास कई सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि आम रिटेल इन्वेस्टर के पास में नहीं होता है। तो हमें कभी भी किसी बड़े इन्वेस्टर को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, मतलब आंख मूंद करके उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके गोल्स अलग हैं, हमारे गोल्स अलग हैं। दूसरी बात कि जैसे एक कंपनी में देखो वैभव ग्लोबल करके, तो अब ये स्टॉक भी करीब 1,000 के आसपास में था और आज 230 रुपये पे है, मतलब ये भी करीब 75% डाउन है ये स्टॉक भी। तो ये स्टॉक के अगर आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाओ तो आपको यहाँ दिखेगा एक नाम, विजय केडिया। तो एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, इनके पास इस कंपनी का स्टॉक है। आज वो तो 2017 में इनका 1% स्टेक था, और उसके बाद से लगभग बढ़ा ही है। यह मार्च में इनके पास 2% स्टेक था, यहाँ पे 2.5% स्टेक था। तो विजय केडिया जी काफ़ी, मतलब बड़े नाम है, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस इनको देख के इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी के अंदर, तो ये गलत बात है। क्योंकि विजय कोडिया को कितना इन्वेस्टमेंट है, आप दो प्रेजेंट है 2% इन्वेस्टमेंट है। ये कंपनी जो है प्रेजेंट टाइम में 3800 करोड़ की कंपनी है, मतलब विजय केडिया जी के करीब 76 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। विजय केडिया जी की नेटवर्थ शायद 2000 करोड़ से ऊपर है। तो उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 1-2% ही लगाया है। तो इनके लिए ये शेयर को थोड़ा नीचे जाए ऊपर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट अगर आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा है और आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस टाइप की कंपनी में कर दी, तो वो गलत हो सकता है। आपने सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट किया कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो गलत चीज़ है। अगर आपने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा है, रिस्क समझा है, देन अलग बात है। क्योंकि कंपनी ये गिरी इसमें भी खराब नहीं है। ठीक है, कंपनी का गिरना और बढ़ना स्टॉक मार्केट में तो लगा रहता है। ठीक, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। लेकिन आपको फिर ब्लाइंडली नहीं कॉपी करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, हम वापस उस कंपनी के अंदर आते हैं जेमफॉल के ऊपर। तो आप दूसरी चीज़ देखो, तो ये कंपनी के ऊपर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं देखना चाहिए, बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंस शीट पे क्लिक करें तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, इस कंपनी की बोरोइंग। ठीक है, मैं जो सबसे, अगर आपने मेरी वीडियो देखे होंगे, तो जो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो था किसी कंपनी के कर्जे को लेकर के, डेट। क्योंकि डेट एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो कर्जा होता है। देख, स्टॉक मार्केट के अंदर
किसी भी स्टॉक का गिरना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी शेयर का पहले गिरता है फिर वो बढ़ता है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट चलता है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, बहुत ही नेचुरल बात है। लेकिन कोई स्टॉक गिरेगा, गिरने के बाद क्या वो ऊपर उठेगा, ये डिसाइड करता है कि कंपनी पर कर्जा कितना है। हर आदमी गिरता है, लेकिन अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप वापस उठ जाओगे। लेकिन कर्जा एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी कंपनी को दीमक की तरह खा जाता है। क्यों? जैसे आप इस कंपनी के अंदर देखो, तो कंपनी के पास करीब यहाँ पे 300 करोड़ का रिजर्व था। रिजर्व मतलब कंपनी का अपना खुद का पैसा, कंपनी के बैंक अकाउंट में अंदर कितना रुपए पड़ा हुआ है। कंपनी को आप लोग कर्जा 2022 में 82 करोड़ का डेट था, 82 करोड़ का कर्जा था। कंपनी ने बढ़ा के 600 करोड़ कर दिया, ठीक है। लेकिन कंपनी उतने एक्सपेंशन नहीं किए। मतलब आप देखो तो यहाँ पे एक्सपेंशन इन्होंने करीब 500 करोड़ का कर्जा लिया, बट ऐसा नहीं कि पैसा लेकर उन्होंने एक्सपेंशन किया। इनफैक्ट आप दो एक्सपेंशन कम किया, 55 करोड़ से केवल यहाँ 250 करोड़ का एक्सपेंशन किया। कर्जा 500 करोड़ का लिया, बट एक्सपेंशन 250 करोड़ का किया। उसके बाद कर्जा बढ़ के 1500 करोड़ हो गया। एक्सपेंशन उस रफ्तार में नहीं हो रहा है ना, बट कर्जा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अभी जो लास्ट सितंबर जब बैलेंस शीट अपडेट हुई थी, तो इनका जो एसेट्स था वो घट के 257 करोड़ हो गया। मतलब इन्होंने अपने एसेट्स को बेच दिया, ठीक है। कई बार होता है कि कोई कंपनी अपनी लैंड खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, तो उसको बेच देती है, तो उसकी एसेट्स कम हो जाते हैं कई बार। बट यहाँ पे आप देखो तो सीधा लाइक 1/3 हो गया, है ना। मतलब 723 करोड़ से सीधे 257 करोड़ हो गया, सीधा 1/3 हो गया, है ना। और ये सितंबर 2024 की बात है। अगर आप उस टाइम भी होते तो आप ये देख के बोल सकते यार कंपनी में तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कंपनी कर्जा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। कर्जा होना गलत बात नहीं है, लेकिन कर्जा बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा हो तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है, ठीक है। और कंपनी उस तेज़ी से एक्सपेंशन भी नहीं कर रही जिस तेज़ी से कर्जा ले रही है। और तो और सोने पे सुहागा, अगर आप इन्वेस्टर सेक्शन में जाओ तो आप देखो तो कंपनी के प्रमोटर्स ने काफ़ी माल बेचा था। लाइक मार्च में इनका 71% स्टेक था। फिर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बेच दिया, 64 कर दिया था, फिर 62 हुआ। हालांकि उसके बाद से उन्होंने नहीं बेचा है ना। इनफैक्ट थोड़ा सा रिसेंट में खरीदा है, बट ये शायद कवर अप करने की कोशिश है। और तो और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप देखो तो पब्लिक पब्लिक पास 28% था, आज 35% है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता शेयर होल्डिंग पैटर्न, इससे बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकल पाता। और तो और आप देखो तो एक चीज़ है कि डीआईएच पर बिल्कुल होल्डिंग ही नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक, अगर किसी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना किसी कंपनी के ऊपर, तो थोड़ा सा ट्रस्ट कम बिल्ड होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड आमतौर पे बहुत ही रिसर्च करके पैसा लगाते हैं वो लोग। और किसी कंपनी पर एक भी किसी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है उस कंपनी के ऊपर। हालांकि जैसे मैंने बताया कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बैलेंस शीट होता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट देख के नजर आ रहा था कि यार कंपनी की तो कुछ तो दिक्कतें हैं, कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि कर्जा खराब चीज़ नहीं होता, बट कर्जे की बढ़ने की रफ्तार अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और तो और कंपनी ने उस पैसे का यूज कर एक्सपेंशन भी उस तेज़ी से नहीं किया जितना तेज़ी से उन्होंने कर्जा लिया। आज भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 60% गिरी हुई हैं, 70% गिरी हुई हैं, बट उनके ऊपर डेट नहीं है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि वो कंपनी वापस बाउंस बैक करेंगी। बट आमतौर पे ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका गिरने के बाद ना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10-10 साल 20 साल लग जाते हैं वो कंपनी को कॉन्सोलिडेट करते हुए। जैसे अभी मैंने ये जो चार्ट खोल रखा था वैभव ग्लोबल का, अगर आप इस केस में भी देखो तो यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करो तो देखो कंपनियाँ कैसी चलती हैं। जैसे यहाँ देखो तो यहाँ बहुत बढ़िया तेजी थी 2005 के आसपास में, उसके बाद ये देखो तो एकदम जमीन पे आ गई थी। और ये 8-9 साल का कॉन्सोलिडेशन था। तो शेयर मार्केट के अंदर 8-9 साल का कॉन्सोलिडेशन होते हैं, मतलब बहुत लंबा होता है। तो आप फंस जाओगे अगर कभी भी आप ऑल टाइम हाई पे जाके खरीद लोगे तो। और तो और अगर आपने लेट से इस कंपनी को टेक्निकल देके भी खरीदा हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस रैली में मत खरीदा हो। कभी भी कोई भी स्टॉक को ना भागते हुए नहीं खरीदना चाहिए। जैसे आप देखो तो ये जो चार्ट है ना, ये एनएससी का चार्ट है। ये कंपनी पहले एनएससी पे लिस्टेड नहीं थी। हाँ तो अगर यहाँ पे ये बीएससी का चार्ट है कंपनी का, तो ये कंपनी बीएससी पे लिस्ट हुई थी कब? आप देखो तो ये यहाँ पे अक्टूबर 2019 में लिस्ट हुई थी ये कंपनी। लेकिन उसके बाद से जब कोविड के बाद क्या हुआ कि एक मार्केट में रैली चल रही थी, तो इस कंपनी ने अपने आप को बीएससी में भी लिस्ट किया, सॉरी एनएससी में भी लिस्ट कर दिया कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो पहली बात तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखिए कभी भी ये जो जोन होता है ना, ये जोन, ये इन्वेस्टमेंट वाला जोन नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का जोन होता है कि जब कोई अच्छी कंपनी, रिमेंबर, अच्छी कंपनी, ठीक है, इस वर्ड पे फोकस कीजिए, अच्छी कंपनी जब गिरती है और गिरने को जब कॉन्सोलिडेट करे ना, उस टाइम खरीदना होता है। दिस इज द जोन ऑफ बाइंग। और ये जो जोन होता है ये इंजॉयमेंट का जोन होता है कि जब आप आनंद लेते हैं किसी चीज़ का, यार मैंने सस्ते में खरीदा था अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ।
अच्छा, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो नीचे चली जाए तो फिर से कॉन्फिडेंस करेगी, वहाँ पे जाके खरीदिए। हर प्राइस पे नहीं खरीदना होता है, और भागते हुए शेयर को तो बिल्कुल नहीं। आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेंगी जो 90 डिग्री पे चलती, 90 डिग्री पे चलती, मतलब कि स्टॉक ऐसे पड़ा था, अदेन ऐसे हो गया, एकदम ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे भाग गया वो। और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो यहाँ भी नहीं खरीदते हैं, वो जाके यहाँ पे खरीदते हैं टॉप पे, और फिर वो ऐसे ही 90 डिग्री तक नीचे आता है। तो ये गलती कभी मत कीजिए। कभी कोई कंपनी को खरीदिए तो वहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जरूर देखिए। कंपनी कितना कर्जा ले रही है, कितना एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ क्या क्या पोटेंशियल है। फिर मैनेजमेंट की बातों पे यकीन मत कीजिए। मैनेजमेंट तो अपनी कॉल कॉल में कुछ भी बोलेगा, हम 30% का ग्रोथ कर देंगे, 40% का ग्रोथ कर देंगे। अरे कैसे कर दोगे यार? आप एक्सपेंशन कर रहे हो, आप एक्सपेंशन करोगे तभी तो ग्रोथ कर पाओगे। अगर एक्सपेंशन ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, डेट पे डेट लिए जा रहे हो आप, तो फिर तो आप जितना रेवेन्यू करोगे उसमें आपको ब्याज भरना पड़ जाएगा। जैसे अगर इस कंपनी का अगर हम क्वार्टर रिजल्ट भी चेक करें तो आप देखोगे, तो यहाँ इंटरेस्ट के में देखो तो जैसे सितंबर 24 क्वार्टर में इन्होंने 76 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था। ठीक है, पहले ये कंपनी 5 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती है, मतलब कर्जे पे ब्याज। आज 76 करोड़ का ब्याज पे कर रही है। तो ब्याज जो होता है ना, खा जाता है किसी भी कंपनी को। तो इसलिए फिर मैनेजमेंट के, है ना, आज के डेट कई सारे यूट्यूब वीडियो मिलेंगे आपको कि इस मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में ये चीज़ कहा है। देखिए वो बहुत ही आसान चीज़ होती है। आमतौर पे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो यहाँ डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं या फिर कॉन कॉल्स होते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई को वो कॉन कॉल अपलोड करके बोलते हैं कि इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के दे दो। तो चैट जीपीटी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के दे देता है। वो लोग खुद से रिसर्च भी नहीं करते उन पॉइंट को, और फिर वो एज इट इज आके यूट्यूब पे आपको बोल दिया जाता है कि यार ये कंपनी बोला कि ये कंपनी 40% का ग्रोथ करेगी। भाई कंपनी कैसे ग्रो करेगी? आपको नंबर्स में देखना पड़ेगा ना, आपको बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी, है ना। हालांकि बैलेंस शीट भी हर बार अपडेट नहीं होती, बैलेंस शीट 6 महीने बाद अपडेट होती है। जैसे यहाँ पे मार्च 24 का है, फिर सितंबर 24 में है, अब अगली बार मार्च में आएगा। तो बैलेंस शीट 6 6 महीने बाद आती है। तो आपको नंबर्स देखना है, नंबर से फोकस रखना है। ठीक है, देखिए रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे एक्सट्रीमली रिस्क है वहाँ पे हम अवॉइड, जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ पे हमें करना चाहिए। तो बस यही सब बातें हैं, है ना। मतलब जो इस टॉपिक का निष्कर्ष बस इतना था कि दो चीज़ें हैं, कि कभी भी किसी बड़े इन्वेस्टर को देख के मत खरीदिए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर का गोल अलग होता है, विजन अलग होता है, उनके रिसोर्सेज अलग होते हैं। वो कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी एग्जिट कर सकते हैं। उनके मैनेजमेंट से लोग बात कर सकते हैं। और कई सारे तो ऐसे होते हैं जिनके पास इनसाइडर न्यूज़ भी होती है। ठीक है, मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनका होती होगी, हमें क्या पता। और दूसरी बात है कि बेनिफिट जरूर देखिए किसी भी कंपनी का। सिर्फ हमें अंधाधुंध जाके सेल्स नहीं देखनी है और प्रॉफिट नहीं देखनी, क्योंकि वो नंबर्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। बैलेंस शीट भी हालांकि मैनिपुलेट हो सकती है, बट एटलीस्ट हमें डेट और कंपनी के रिजर्व, कंपनी के एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ गलत लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।